हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सीएमआर का एक टॉपिक है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, उसके बारे में बताने के लिए। और मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था एमसीक्यू क्वेश्चन शायद सीएमआर का, तो उस टाइम मैंने पूछा था तो बहुत से लड़कों ने कमेंट किया था कि हाँ, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन पे एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग उसी वीडियो को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 10 में दिया गया है ये बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मैनुअली आप टाइप करके टेलीग्राम में जाके ब्लैक डायमंड जो चैनल का नाम है और जो चैनल का लोगो है, इसी लोगो में जो बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी लोगो में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा पीपीटी शेयर करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ, नोट्स शेयर करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं अब आने वाले टाइम में शेयर करने वाला हूँ। कुछ क्यूज़ भी वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करवाऊँगा। जो माइनिंग सरदार ओवरमैन की या सेकंड क्लास की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आते हैं इस पे। बेसिकली रेगुलेशन नंबर 10 जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इतना रेगुलेशन वाला बुक में इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है इसको कि इसको समझने में काफ़ी समस्या होता है। तो ऐसे समझिए कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन यानी कि जो माइनिंग परीक्षा बोर्ड है उसका बेसिकली काम क्या है। तो माइनिंग एग्जामिनेशन नाम ही है उसका। तो जो माइनिंग का एग्ज़ाम होता है, जैसे जीटी का एग्ज़ाम कौन लेगा भैया, तो बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाएगा। माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम जो होता है, सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम कौन लेगा, तो बोर्ड लेगा। ओवरमैन का एग्ज़ाम कब होना है, नहीं होना है, कब होगा, नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। एसएमसी का एग्जामिनेशन कब होगा, नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, तो बोर्ड डिसाइड करेगा। एफएमसी का एग्जामिनेशन कौन डिसाइड करेगा, वाइंडिंग इंजनमैन का कौन डिसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड सारे फैसले बोर्ड लेता है। सर्टिफिकेट कब ग्रांट करना है, एग्ज़ाम कब लेना है, भाइबा होगा क्या होगा, है ना, ओरल होगा, रिटेन होगा, सीबीटी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पूरा का पूरा बोर्ड का डिसीजन होता है। ठीक है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले डीजीएमएस में स्ट्राइक हुआ था दिसंबर के टाइम में, माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन को लेके। तो लड़का लोग वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बोर्ड का मीटिंग बैठाएंगे, फिर हम बताएंगे कि ये वाला एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। हालांकि वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था। तो वो डिसीजन किसका था, वो बोर्ड का डिसीजन था। तो रेगुलेशन नंबर 10 में वही बोर्ड का बात किया गया है। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड का मेंबर को लेके। अक्सर लोगों को ये जो बोर्ड है इसको कमेटी से रिलेट कर लेते हैं। कमेटी एक अलग चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। कमेटी में जिसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसका बेसिकली काम है केंद्र सरकार को सजेशन देना कि कैसे नियम बनाना है, क्या नियम बनाना है, एक्ट कैसे संशोधन किया जाएगा, ठीक है, ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है, ठीक है, वो सब काम कमेटी करेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का क्या काम है, इसका एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम है। जितना भी एग्ज़ाम होता है, कई बार एगो एग्ज़ाम में पर्टिकुलर बैठ सकते हैं, आप जानते हैं 7 बार, वो सब डिसाइड करेगा बोर्ड। मेडिकल सर्टिफिकेट किसका वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये डिसाइड करेगा बोर्ड। तो ये है बोर्ड का काम। बोर्ड में टोटल मेंबर की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कमेटी अलग चीज़, बोर्ड अलग चीज़। कमेटी एक्ट में, बोर्ड सीएमआर में। कमेटी का काम आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया, और बोर्ड का काम आपको मोटा मोटी पता चल गया। तो बोर्ड में कितना दिन पहले एग्ज़ाम लेना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सचेंज सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये सब डिसाइड करने का काम किसका होता है भैया, तो ये सब डिसाइड करने का काम होता है बोर्ड का। अब बताते हैं आगे कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। टोटल मेंबर की संख्या 6 होती है, इंक्लूडिंग चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर साहब को लगा के, ठीक है। और जितने भी मेंबर होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के सबका कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी 3 साल का सर्विस होता है। चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के इसलिए बोले हैं क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए माइनिंग सरदार का कार्यकाल कितना समय का होगा बताओ, ओवरमैन का कार्यकाल कितना समय का होगा, तो आप माथा नोचिएगा नहीं जी कि अरे माइनिंग सरदार का कार्यकाल ही क्या होता है। तो इसी तरह से चीफ इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है, जब तक वो पोस्ट में बैठे हैं, उस कुर्सी को ग्रहण किए हुए हैं, तब तक वो कार्यकाल, तब तक वो मेंबर रहेंगे बोर्ड का, ठीक है। तो इसीलिए चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के ऐसा बुक में लिखा हुआ है सीएमआर में, ठीक है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना। बोर्ड का मेंबर टोटल 6, सबका कार्यकाल 3 साल का, सीआई साहब का कितना दिन का, जब तक वो कुर्सी में बैठेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप।
अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन इसका मेंबर रहेगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है। तो आपको 6 तक गिनती गिनना है, 6 तक गिनती गिन लीजिएगा, आप सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक तो होते हैं जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का होल्डर होते हैं, ठीक है। एक तो जो एफएमसी का होल्डर है, ठीक, कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए। दूसरा है जो माइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, किसका, मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, सुपरविजन और डायरेक्शन। तो ये सब काम बेसिकली मैनेजर साहब या उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो सब करते हैं। तो कम से कम 2 ठो ऐसा मेंबर चाहिए जिसको माइनिंग फील्ड में, ये सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट वगैरह, माइनिंग फील्ड में कम से कम 2 ठो ऐसा मेंबर चाहिए जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कम से कम ऐसा 2 मेंबर चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, एफएमसी वाला कम से कम 1 ठो, माइनिंग फील्ड में 2 साल काम किया हो ऐसा कम से कम 2 ठो, ठीक है। इसके बाद डिग्री कॉलेज या हायर माइनिंग कॉलेज, डिग्री मतलब बीटेक, एमटेक या उसके ऊपर वाला जो कॉलेजेस होते हैं, आईआईटी फाईटी वाला, उस टाइप के कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई एक ठो प्रोफेसर साहब, ठीक है ना। एचओडी भी हो सकते हैं और या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये सब कॉलेज में पढ़ाने वाले कम से कम एक मेंबर, ठीक है। इसके बाद एक होंगे जो माइनिंग रिसर्च या प्लानिंग का काम करते होंगे। माइनिंग रिसर्च जैसे CMPDIL है, उसमें अगर कोई काम कर रहे हैं, प्लानिंग का काम कर रहे हैं CMPDIL, माइनिंग रिसर्च में सिम्फर है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये सब वाला अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कम से कम एक ठो मेंबर, ठीक है। और लास्ट बच गया एक ठो, वो हो जाएंगे चेयरमैन यानी कि चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अब इसको काउंट कीजिएगा फिर से, एफएमसी होल्डर वाला एक ठो, माइनिंग फील्ड में जो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रखा हो ऐसा 2 ठो मेंबर, डिग्री और हायर कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर एक ठो, टोटल हो गया 4। एक हो गया माइनिंग प्लानिंग या रिसर्च में काम किया हुआ व्यक्ति, 5। और चेयरमैन साहब तो आपके रहेंगे ही, जो कि CI साहब ही चेयरमैन होते हैं इसके। ये हो गया टोटल 6। एक सवाल यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, उनको लगता है कि जो ये कमेटी के मेंबर होते हैं, कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वही होते हैं बोर्ड के। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कमेटी में चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन हमेशा चीफ इंस्पेक्टर ही होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उससे कुछ और भी छोटा मोटा पॉइंट बता देना चाहते हैं। जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन होता है उसका सेक्रेटरी साहब को चीफ इंस्पेक्टर ही चुनते हैं। चीफ इंस्पेक्टर साहब से जिसका पटरी बैठता है उनको चुन लेते हैं। प्रोफेसर साहब जो मेंबर बताए हम, प्रोफेसर साहब या रिसर्च वगैरह जो भी है, वो तब तक ही मेंबर रहेंगे जब तक वो उनका कॉलेज चल रहा है। कॉलेज ख़त्म, रिटायर हो गए तो उनको बोर्ड का मेंबरशिप ख़त्म करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा है कि किन्हीं का बीच में डेथ हो गया या कोई रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर डेथ हो गया तो मान लीजिए 3 साल का कार्यकाल था, 1 साल काम किए, डेथ हो गया, तो अब जो दूसरा बनाएंगे क्या उसको 3 साल रखेंगे? जी नहीं, उसको सिर्फ इसका कार्यकाल पूरा होने तक, मतलब 3 साल में 1 साल काम किए, 2 साल बचा हुआ था, तो 2 साल के लिए हम एक ठो नया मेंबर अपॉइंट कर लेंगे। कार्यकाल खत्म होगा, सबका एक ही साथ नॉमिनेशन किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद वो पूछा जाता है कि कितना मेंबर कम से कम होना चाहिए कि बोर्ड का मीटिंग आगे हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजिट हो। तो बेसिकली कम से कम 3 ठो मेंबर होना चाहिए बोर्ड में, ठीक है, तभी जाके बोर्ड का मीटिंग हो पाएगा। अगर 3 से कम है तो फिर उस कंडीशन में बोर्ड का मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहेगा तो पूरा का पूरा बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक आध और कुछ पॉइंट बता देते हैं। बोर्ड का मीटिंग जब तक कहा नहीं जाए, स्पेशल पहले से बोला नहीं जाए, तब तक वो मीटिंग धनबाद में ही होता है, यानी जो DGMS का ऑफिस है धनबाद में, लाल वाला बिल्डिंग है ना, विकास भवन का बात नहीं कर रहे हम, तो वहाँ पे होता है। इसके बाद नोटिस दिया जाता है 10 दिन पहले, और जो सेक्रेटरी साहब होते हैं वो पूरा डिटेल में लिख लेते हैं कि क्या टॉपिक पे बात करना है, कौन कौन सा पॉइंट पे हमको चर्चा करना, और इसका पूरा नोटिस बना के सेक्रेटरी साहब, CI साहब साइन करके 10 दिन के अंदर सभी को भेजते हैं, भारतीय डाक से भेजते हैं, ठीक है। ये तो है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन में 2 दिन में भी मीटिंग बुलाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर चेयरमैन साहब अपसेंट हो जाए, चेयरमैन साहब अगर मान लीजिए अपना गांव चले गए हैं, मामा घर है ना, बच्चा लोग साथ खेलने के लिए, तो उस कंडीशन में चेयरमैन कौन बनेगा? तो आपस में जो बाकी मेंबर है वो सब चेयरमैन चेयरमैन खेल लेंगे, जिसको चेयरमैन बनने का मन करेगा वो चेयरमैन बन जाएंगे, और वो
उस दिन के लिए चेयरमैन ही रहेंगे और जितना भी पेपर में साइन करेंगे वो एक चेयरमैन के तौर पे साइन करेंगे। ठीक है, तो उसको जो चुना जाता है वोटिंग से चुना जाता है, बेसिकली आपस में ही वोटिंग करता है कि तुम बन जाओ ऐसे करके। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद फाइनली ये डिसीजन नहीं हो पाया कि फाइनल फैसला नहीं हो पाया, मतलब मान लीजिए 10 ठो पॉइंट था, उस 10 पॉइंट में से 3 ठो पॉइंट में होते होते बहुत ज़्यादा बहस हुआ और शाम को 4 बज गया, तो सब घड़ी देखेगा 4 बज गया, चल देगा वहाँ से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला मीटिंग ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद फिक्स हो जाता है, उसमें बोलने का जरूरत है लास्ट में। ऐसा नहीं है कि तारक मेहता मुझे बोलता है मैं 1 मई सेक्रेटरी घोषणा करता हूँ कि अगला मीटिंग इतना तारीख को, ऐसा नहीं है, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, अपना टाइम हो जाएगा, सब अपना कुर्सी उर्सी बैग वैग लेके चल देंगे। अगला मीटिंग ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद का डेट फिक्स हो जाता है। अगर 7वां दिन हॉलीडे है तो उसके बाद का दिन, संडे है तो उसके बाद का दिन, ऐसे करके ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग रहता है, नियम बना हुआ है, तो उसी के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई अबॉर्ड में है, कोई विदेश में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर्कुलर भेजा जाता है, सर्कुलर भेज के डिस्कशन किया जाता है। जितने भी फैसले लिए जाते हैं ये सभी फाइनल डिसीजन से लिए जाते हैं, वोटिंग के जरिए ही लिए जाते हैं। कोई भी मैटर है, मान लीजिए एक है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना है, तो सब अपना हाथ उठाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही फैसला लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है कास्टिंग वोट, ये देख के आपको थोड़ा रेगुलेशन में कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए ऐसा है, सीआई साहब हो गए चेयरमैन, अगर मान लीजिए सीआई साहब हैं और बाकी के मेंबर जो हैं वो टोटल 4 मेंबर हैं, 2 ठो मेंबर चले गए हैं, है ना, बेसिकली 1 ठो मेंबर छुट्टी पे है या एब्सेंट हो गया है, तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं, जिसमें 2 मेंबर वोट किए हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, 2 मेंबर वोट किए कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। दोनों बराबर बराबर वोट हो गया, तो इस कंडीशन में जो सीआई साहब होंगे वो जिसको भी वोट दे देंगे वही वाला फैसला फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उसी का पक्ष में 3 वोट चला जाएगा, मैक्सिमम वोट चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, ये वाला टर्म दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे है मीटिंग इज कॉन्फिडेंशियल, जो मीटिंग किया जाता है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, कैमरा में कैद किया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कदाचार नहीं हो, है ना, कोई भी तरह का करप्शन वगैरह, और ऐसा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको गुप्त रखा जाता है कि क्या मीटिंग हो रहा है, क्या बात हो रहा है। उसके जो फैसले होते हैं जो पब्लिक के लिए सही लगते हैं वही फैसले लोगों को सुनाए जाते हैं, तो ये कैमरा में ही होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है, इस चीज़ का भी इसमें जिक्र दिया गया है। तो आई होप बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही कोई टॉपिक आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा डर लगता है, सीएमआर का कोई रेगुलेशन बता सकते हैं आप, या कोई टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आप कमेंट कीजिएगा, और जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके एक बार सारे कमेंट को ज़रूर पढ़िएगा, और जिस पे भी लाइक आएगा सबसे ज़्यादा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।